नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बी वी राव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी पीसी महालनोबिस। तो 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो एक का सही हो जाएगा सी। यह जो समिति गठित की गई थी यह कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में गठित की गई थी। 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा स्थान पे। इसी समिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे पहले राष्ट्रीय नेशनल इनकम का अनुमान लगाया। पीसी महालनोबिस जी 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे और डी.आर. गाडगिल एवं वी राव इस समिति के सदस्य थे तथा साइमन कुजनेट्स जो थे वह समिति के सलाहकार थे। 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, पंजाब। तो शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर केरल है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास में विनियोग का संबंध है? शिक्षा पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय, उपयुक्त सभी। तो मानव पूंजी में विनियोग का संबंध सभी से है। शिक्षा पर व्यय से भी है, प्रशिक्षण पर व्यय से है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी व्यय से है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन में है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, भारत को अल्पविकसित देश कहा जाता है। उसकी नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, औद्योगिक प्रगति की मंद गति के कारण। तो तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण अल्पविकसित भारत को कहा जाता है, सही है। कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, ये भी सही है, कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है। औद्योगिक प्रगति की मंद गति के कारण, ये भी सही। तो नियोजन की आवश्यकता के कारण नहीं होगा। तो 2, 3 और 4 किस ऑप्शन में है? 2, 3, 4 डी ऑप्शन में है, तो डी सही हो जाएगा। इसके अलावा अल्पविकसित देश या भारत जैसे देशों की विशेषताएं क्या हैं, जान लेते हैं। अल्पविकसित या विकासशील देशों में जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जनसंख्या का दबाव अत्यधिक होता है अल्पविकसित देशों में। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कृषि का जो स्वरूप होता है वो अत्यंत पिछड़ा होता है और गरीबी, बेरोजगारी एवं कुपोषण का उच्च स्तर होता है। सामाजिक पिछड़ापन होता है, औद्योगिक पिछड़ापन होता है, निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है और अपूर्ण बाजार की स्थिति पाई जाती है। ये अल्पविकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या साम्यवादी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है और आर्थिक नियोजन तीव्र गति से होता है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, कीमत यंत्र संयंत्र जो है संचालन पर नियंत्रण करता है, लाभ के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था काम करती है और आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की
स्थित होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल में भारत, चीन, फ्रांस और अमेरिका को रखा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत, चीन, फ्रांस और अमेरिका है। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर निजी स्वामित्व हो या निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, निवेश एवं बचत निर्धारित होते हों, या कह सकते हैं मुक्त बाजार एवं हस्तक्षेप की नीति हो। व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा क्या विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की? व्यक्तिगत हित सर्वोपरि होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और उपभोक्ता को बादशाह कहा जाता है। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को बादशाह कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्पादक जो है उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार ही उत्पादन करता है, इसलिए उपभोक्ता को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बादशाह कहा जाता है या हीरो कहा जाता है। लाभ का उद्देश्य प्रमुख होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जो निजी व्यक्ति है वो लाभ के उद्देश्य से निवेश करता है। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है और व्यापार चक्रों की उपस्थिति होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से देश हैं? जिसमें जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल में एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक एवं सामाजिक नियंत्रण होता है। उत्पादन एवं वितरण क्रियाएं राज्य द्वारा संपादित होती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी संपत्ति का अतिसीमित अधिकार होता है। एक केंद्रीय नियोजन संस्था होती है जो उत्पादन एवं वितरण पर नियंत्रण रखती है। आर्थिक नियोजन की स्थिति होती है। आर्थिक समानता या आर्थिक विषमता की स्थिति पाई जाती है। शोषण का अंत और प्रतियोगिता का अंत इस अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखे गए हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को रखा गया है। उत्तर कोरिया किस प्रकार का देश है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का देश है। अगला, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952, 49, 56, 47। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि दर संबंधित है विकसित देश से, अल्पविकसित देश से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, विकासशील देश से। तो आर्थिक समृद्धि विकसित देश से संबंधित है। क्या है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, जान लेते हैं। जब किसी देश की आर्थिक क्रियाएं जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद आदि में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह कह सकते हैं जब किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक चरों में परिमाणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे आर्थिक चर कहते हैं। किसमें? आर्थिक चरों में। इस के अंतर्गत विकसित देशों को रखा जाता है। अब आर्थिक विकास किसे कहते हैं? आर्थिक समृद्धि में सिर्फ आर्थिक चरों को रखा गया था और आर्थिक विकास में आर्थिक एवं गैर आर्थिक चरों को सम्मिलित किया जाता है। जब किसी देश में कह सकते हैं आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ गैर आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इसके अंतर्गत विकासशील देशों को रखा जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास के अंतर्गत विकासशील देशों को रखा जाता है और आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत
विकसित देशों को रखा जाता है। तो 7 का ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, पूरा मॉडल की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो पूरा प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, पूरा की अवधारणा जो है 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी, जिन्होंने टारगेट 3 बिलियन नामक पुस्तक में पूरा मॉडल की चर्चा की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? सशक्त ग्रामीण विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। पूरा 2.0 की शुरुआत जो है 2012 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या है? पूछा गया है पूरा की शुरुआत किसने की थी या पूरा अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने। 8 9 सही हो जाएगा। 8 का बी सही हो जाएगा। 9, भारत में हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है वह है, जिससे हिंदू वृद्धि दर संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या, साक्षरता, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो भारत में हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। क्या है हिंदू वृद्धि दर? 1950 और 51 से लगाकर 1980 और 81 के बीच औसत वृद्धि दर जो है एनएनपी एफसी की रही थी 3.4% और जीडीपी एफसी की रही थी एफसी की रही थी 3 ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट की जो वृद्धि दर रही थी 3.5% रही थी, और प्रति व्यक्ति आय जो है 1.2% की दर से बढ़ी थी। जो क्या था? यह है एक अत्यंत निराशाजनक निष्पादन था राष्ट्रीय आय का। इससे कई अर्थशास्त्री परेशान थे। तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने सीएसओ के डाटा से खुश ना होकर अपना एक अलग से डाटा प्रस्तुत किया, जो मुख्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की वृद्धि दर औसत रूप से 3.5 के आसपास ही है, जिसे इन्होंने या प्रोफेसर राज कृष्णा ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा। हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब धर्म से नहीं था, भारत में रहने वाले सभी लोगों से, अर्थात कह सकते हैं हिंदुस्तान के निवासियों से हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब था। तो इस प्रकार से हिंदू ग्रोथ रेट की अवधारणा प्रोफेसर राजकृष्णा द्वारा दी गई थी और यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित थी। तो 9 का सही हो जाएगा डी। 10, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में प्रारंभ किया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। अगर पूछा जाए कि 2005 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 2005 में 10वीं 5 ईयर प्लान चल रहा था, जिसका समय 2002 से 2007 तक था, जो मुख्य रूप से आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब घोषित की गई? 22 जनवरी 2015 को। तो यह 22 जनवरी 2015 को ही हरियाणा से प्रारंभ की गई थी। 12 का हो जाएगा ए सही आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि प्रायः जोड़ी जाती है मुद्रास्फीति से, अधिस्फीति से, मुद्रास्फीति से, स्टैगफ्लेशन से। तो आर्थिक समृद्धि जो है मुख्य रूप से मुद्रास्फीति से जोड़ी जाती। 13 ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन एक बहुआयामी गरीबी
सूचक का आयाम नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन निर्वाह स्तर है, आर्थिक समृद्धि दर नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा 14 का बी। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की बात की जाए या शुरुआत की तो यह 2010 में शुरू किया गया, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी प्रत्यागम धारणा पर आधारित थी। और इसको विकसित करने का श्रेय जो है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक को विकसित करने का श्रेय यूएनडीपी के साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा को जाता है। एमपीआई प्रत्यागम 1997 से प्रकाशित एचपीआई को प्रतिस्थापित करता है। अब एमपीआई या कह सकते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन कौन से आयाम शामिल हैं, तो 3 आयाम इसमें शामिल किए गए हैं। एक तो कह सकते हैं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के अंतर्गत किसको किसको रखा जाता है, शिशु मृत्यु दर और कुपोषण। तो 2 संकेतक स्वास्थ्य में हो गए। और अगला जो आयाम है वह है शिक्षा, शिक्षा में नामांकन की दर और स्कूलिंग वर्ष को रखा जाता है, 2 आयाम शिक्षा में हो गए। और जीवन निर्वाह स्तर, जीवन निर्वाह स्तर में संकेतक रखे जाते हैं 6। कौन कौन से संकेतक हैं जीवन निर्वाह में, खाना बनाने का ईंधन, छत, विद्युत, जल, शौचालय और संपत्ति को रखा जाता है। तो इस प्रकार कुल मिला के बहुआयामी निर्धनता में संकेतकों की संख्या 10 है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कुल कितने संकेतकों को रखा जाता है, तो 10 संकेतकों को रखा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन आयाम नहीं है, तो आर्थिक समृद्धि दर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का आयाम नहीं है। अगला, निम्न में से कौन मुद्रा परिमाण को भारत में विस्तृत मुद्रा माना जाता है, M1, M2, M3, M4। तो M3 को भारत में विस्तृत मुद्रा माना जाता है। M3 को भारत में विस्तृत मुद्रा मानने के साथ साथ व्यापक मुद्रा भी माना जाता है। M1 को संकीर्ण मुद्रा माना जाता है। M0 को आरक्षित या आधार मुद्रा के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, परिमाणात्मक साख नियंत्रण का एक आयाम है नैतिक दबाव, उपभोक्ता साख का नियमन, प्रचार, बैंक दर। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण का जो आयाम है वह है बैंक दर। इसके अलावा सीमांत स्थायी सुविधा दर, खुली बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा, रिपो एवं रिवर्स रिपो दर और परिवर्तनीय कोष अनुपात CRR और SLR को परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है। अगर गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत बात की जाए तो इसके अंतर्गत न्यूनतम मार्जिन का निर्धारण, नैतिक दबाव, उपभोक्ता साख का नियमन या निर्धारण, साख स्वीकृतिकरण योजना और प्रचार को रखा जाता है। मतलब डी को छोड़कर बाकी A, B, C को गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि डी को परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, लाभ पारितोषिक है अनिश्चितता वहन करने का, मानसिक श्रम का, भौतिक श्रम का, पूंजी का। तो लाभ जो है अनिश्चितता वहन करने का पारितोषिक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए सही हो जाएगा। 18, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सर्वप्रथम बताया। तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सर्वप्रथम डाल्टन ने बताया था। 18 सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, सट्टा उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो किन्स ने मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताए थे, आकस्मिक, पूर्वोपाय और सट्टा उद्देश्य। तो आकस्मिक उद्देश्य जो था और पूर्वोपाय उद्देश्य वह ये दोनों आय पर निर्भर करते थे या आय का फलन होते थे, और सट्टा उद्देश्य ब्याज दर का फलन होता था। तो पूछा क्या गया है, सट्टा उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग निर्भर करती है, तो यह ब्याज दर पर निर्भर करती है। ब्याज दर
किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। 19 का बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, नाइट का लाभ का सिद्धांत आधारित है बीमा योग्य जोखिम, बीमा अयोग्य जोखिम, अनिश्चितता उठाने का कारण। तो लाभ का नाइट का सिद्धांत जो है बीमा अयोग्य जोखिम एवं अनिश्चितता उठाने का कारण है। तो ये बी और सी दोनों सही है, यह डी ऑप्शन में है। तो 20 का डी सही हो जाएगा। 21, एकाधिकारी के AR वक्र का स्वरूप होता है। तो एकाधिकारी के AR वक्र का स्वरूप ए ऑप्शन में दिखाया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन, जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता हैं उसे कहा जाता है। एक विक्रेता और बहुत से क्रेता, एक विक्रेता का मतलब हुआ एकाधिकार की बाजार, एकाधिकार की स्थिति है। तो एकाधिकार किसमें है? अल्पाधिकार, विक्रेताधिकार, एकाधिकार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। 23, समूह संतुलन के प्रत्यय को विकसित किया। रिकार्डो ने, रॉबिन्सन ने, चैम्बरलिन ने, कोई नहीं। तो समूह संतुलन के प्रत्यय की अवधारणा जो है चैम्बरलिन द्वारा दी गई थी। 23 सी हो गया। 24, ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदा धनात्मक रहती है, शून्य रहती है, ऋणात्मक रहती है, अनंत रहती है। तो ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है वह शून्य रहती है। 24 का बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 24 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया।